हेलो बच्चों। आज के इस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कार्नोट साइकिल क्या होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का, और सेकंड लॉ का ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ये साइकिल देता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हीट इंजन के बारे में और रेफ्रिजरेटर के बारे में सिखाया था, और इस वीडियो में मैं आपके साथ कार्नोट साइकिल डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ एनिमेशंस किए हैं, वो आप देख सकते हो ऑब्वियसली। तो ये जो इंजन है, जैसे बाकी हीट इंजन जैसे ही 4 स्टेजेस में चलता है। एक साइक्लिक प्रोसेस है बेसिकली। आप देख सकते हो कि फर्स्ट प्रोसेस आपको दिख रही है अभी आप, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस है, यहाँ पर सेकंड प्रोसेस है, यहाँ पे थर्ड और यहाँ पर फोर्थ प्रोसेस है। तो ये 4 प्रोसेस में चलता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट ये बात इसके बारे में समझना है कि ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस, हाइपोथेटिकल साइकिल है। निकोलस कार्नोट, इन्होंने ये आइडियलाइज किया था। उनकी एक कोशिश थी कि गिवन टेम्परेचर डिफरेंस में, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी हीट इंजन लेट अस से 2 टेम्परेचर के बीच में काम करता है। एग्जांपल देना चाहूँ तो आपके गाड़ी का जो इंजन है उसका हाईएस्ट टेम्परेचर कुछ ना कुछ होगा, और बाहर का जो सराउंडिंग का टेम्परेचर उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। तो वो 2 टेम्परेचर रेंज के बीच में आपका वो हीट इंजन चल रहा है। तो कार्नोट का एक थॉट था, ऐसा था कि 2 टेम्परेचर रेंज के बीच में मैक्सिमम एफिशिएंसी कोई भी हीट इंजन कितनी दे सकता है। तो वो फाइंड करने की कोशिश में उन्होंने ये साइकिल हाइपोथेटाइज किया, इमेजिन किया, और ये मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। और एक चीज़ सिखाने से पहले, ये एक थ्योरी कॉन्सेप्ट है, इससे कुछ क्लियर होता है। आपको पता है इस कॉन्सेप्ट के 10 साल के बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आई। उसके बाद ये जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट, स्पेसिफिक हीट, इनके बाद डिस्कवर, ये कॉन्सेप्ट तब आया जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में चर्चा नहीं हो रही थी। और ये सब लॉज जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, पीछे के लेक्चर में डिस्कस किए, वो ऑलरेडी नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ एनिमेशंस किए, वो आप देख सकते हो। यस, मैंने खुद ने बनाए ये एनिमेशंस एंड आई ट्राइड, और बहुत बड़ा काम नहीं था ये। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर 4 स्टेजेस होने वाले। एक होता है, 2 स्टेजेस हो गए, 2 स्टेप्स होंगी जो इसमें एक्सपांशन करेंगे हम। एक इसमें आइसोथर्मल एक्सपांशन करेंगे और एक इसमें एडियाबैटिक एक्सपांशन करेंगे। फिर 2 कंप्रेशन के स्टेप्स होंगे, फिर एक बार आइसोथर्मली कंप्रेस करेंगे और दूसरे बार फिर से एडियाबैटिकली कंप्रेस करेंगे। इसमें ये जो आइसोथर्मल एक्सपांशन है वो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस रहने वाली है, बहुत स्लो प्रोसेस। और आइसोथर्मल ही क्यों, दूसरी कोई प्रोसेस क्यों नहीं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज, एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है, बहुत सारे बुक्स में आप पढ़ने वाले हो। कार्नोट इंजन हैज द मैक्सिमम एफिशिएंसी इन गिवन टेम्परेचर रेंज। गिवन टेम्परेचर रेंज मतलब मान लो एक हीट इंजन है, वो काम कर रहा है 300 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो वो 2 टेम्परेचर रेंज के बीच में कार्नोट साइकिल ही ऐसा साइकिल है, कार्नोट इंजन ही ऐसा इंजन है जो मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। वो क्यों, ऐसा क्यों, इसके सारे आंसर्स इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। यस, मेरा नाम है अभिजीत पेशकर और इस चैनल का नाम है फिजिक्स फोरम, एंड लेट अस स्टार्ट स्टडिंग दिस ब्यूटीफुल टॉपिक, एंड दैट इज कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल। यस, और एक चीज, कार्नोट ये जो बंदा ना, वो सिर्फ 36 साल तक जिंदा रहा, 36। और देखा कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें देके गया। यस, आप कह सकते हो ये हमेशा परेशान कर रहा है, बट इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। वो उनका डेथ कोलेरा के एपिडेमिक में हुआ था, थोड़ा मैं पढ़ रहा था उनके बारे में। लेट अस स्टार्ट। मैं सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करूंगा, पीवी ग्राफ, जिसका एरिया मुझे वर्क डन देगा। और इस लेक्चर से हम कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी भी देखने वाली, ठीक है। सो दिस इज द पी एंड द वी, ठीक है। अब इसको मैं निकाल देता हूं, ये जो एनिमेशन मैंने यहां पे किया है उसको निकाल देता हूं। यस, एंड लेट अस स्टडी द पीवी ग्राफ एंड ऑल्सो ईच स्टेप इन डिटेल। ओके, तो यहां पर एक पीवी ग्राफ किया है मैंने। तो लेट अस टेक दैट देयर इज सर्टन वर्किंग सब्सटेंस। लेट अस से हमारे पास एक, यहां पर देख सकते हो आप, एक वेसल है जिसके अंदर मैंने वो गैस भरा है, तो कि यहां पे एक गैस है और इसको एक पिस्टन है। और ये जो क्या बोलते हैं वेसल है, वो इंसुलेटेड है, जिसके अंदर बाहर हीट नहीं जा सकती एक्सेप्ट एट फ्रॉम वन रीजन, एंड दैट इज फ्रॉम दिस, ठीक है। उसको भी हम थोड़ा सा कंडीशंस डालने वाले हैं, ध्यान से देखो बच्चों। तो सबसे पहली स्टेप जो होगी वो होगी, हम यहां से इसको एक्सपांड करने वाले हैं
और वो एक्सपांड कैसे करेंगे, इसको एक्सपांड करने वाले हैं आइसोथर्मली। इसके अंदर जो गैस है उसको हम आइसोथर्मली एक्सपांड करेंगे। लेट अस से यहाँ प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। तो लेट अस से यहाँ पर प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 है। यहां से हम उसको आइसोथर्मली एक्सपांड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, आइसोथर्मली एक्सपांड करने वाले हैं। ओके, मान लो हमने यहां से उसको यहां तक एक्सपांड किया है, यहां पर यहां से तो उसको यहां तक एक्सपांड किया हमने। ओके, आइसोथर्मली जब वो एक्सपांड हो रहा था तो हमने उसको यहां से हीट भी सप्लाई की है, यहां उसको हमने हीट सप्लाई की है, दैट इज Q1, दैट इज दिस इज द हीट इनपुट। यहाँ उसको हीट दे रहे। ऑब्वियसली अगर उसको गैस को हम एक्सपांड कर रहे हैं, सोचो गैस को एक्सपांड कर रहे हैं तो एक्सपांशन की वजह से वो ठंडा हो सकता है ना, ठंडा हो सकता है बिकॉज गैस वर्क करता है तो उसकी एनर्जी कम हो सकती है, तो उसका टेम्परेचर कम हो सकता है। तो वो टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए, इसलिए हम उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं। एंड दिस इज एट, लेट अस से दिस इज एट हायर टेम्परेचर T1, ठीक है, हीट सप्लाई कर रहे हैं। एंड दिस इज द हॉट रिजर्वायर, दिस इज द हॉट रिजर्वायर, ठीक है। तो ये रिजर्वायर का काम क्या है, यहां पर ये रिजर्वायर का एक ही काम है, ये रिजर्वायर इस वर्किंग मटेरियल का टेम्परेचर कम नहीं होने दे रहा है। क्या, वो उस वर्किंग मटेरियल इसलिए कह रहा हूं बिकॉज वो गैस वर्क कर रहा है, उसको मैं वर्किंग मटेरियल कहता हूं। तो ये हॉट रिजर्वायर उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होने देगा। सो लेट अस टेक वन आइसोथर्मल प्रोसेस। आपको तो पता है उसका ग्राफ ऐसा होता है, यस, दिस इज द ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। सो लेट अस से उसका प्रेशर अब यहां हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2 और टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ, तो टेम्परेचर यहां पर भी रहेगा T1। तो यहां से लेके यहां तक एक आइसोथर्मल प्रोसेस थी और उसका वर्क डन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, उसका जो एरिया होगा वो हमें वर्क डन देगा। तो इसका एरिया, लेट अस से दिस इज द एरिया, ठीक है, ओके। और उसका एरिया होगा, लेट अस से इसको हम नाम देते हैं A to B। सो A से लेके B तक, A से लेके B तक इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस है ये, ओके। और आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको तो पता है कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन फ्रॉम A to B इज इक्वल्स टू, यस, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पीछे के सारे लेक्चर्स आप देख सकते हो, और वो होता है nRT नेचुरल लॉगरिथम ऑफ फाइनल वॉल्यूम, जिसको मैं V2 कह रहा हूं, अपॉन इनिशियल वॉल्यूम जिसको मैं V1 कहूंगा। ओके, दिस इज द वर्क डन। और एक चीज आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में कि उसका जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है वो जीरो होता है, इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होता है, ये पता है ना? यस, ऑब्वियसली आपको पता है। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जहां टेम्परेचर चेंज नहीं होगा वहां इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। ओके, और अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से द हीट इज इक्वल्स टू द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। बट क्योंकि यहां पे ये जीरो है तो ये जो हीट दे रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन, और वर्क डन कितना है? यस, nRT नेचुरल लॉगरिथम ऑफ फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। यस, यू आर राइट। बट यहां पर टेम्परेचर क्या है? यहां पर टेम्परेचर है T1, यहां से लेके यहां तक टेम्परेचर है T1, तो मैं यहां पर T1 लिखूंगा, यहां पर भी मैं T1 लिखना चाहूंगा आप लोगों के लिए। ओके, ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, अब हम क्या करेंगे, उसको यहां से उसको फिर से हम एक्सपांड करने वाले हैं एडियाबैटिकली। जब हम इसका एडियाबैटिक एक्सपांशन करेंगे, जब इसका हम एडियाबैटिक एक्सपांशन करेंगे तो हम ये ध्यान देंगे कि ये सारे जो उसके वॉल्स है वो इंसुलेटेड है और वो वॉल में से हीट आ और जा नहीं रही है। तो ये इसका वॉल्यूम था यहाँ पे फाइनल, इसके बाद इसका वॉल्यूम हम यहाँ से बढ़ा के यहाँ तक लेके जाने वाले हैं। सो लेट अस से उसका ये यहाँ पर P1 V1 T1 था, यहाँ पर P2 V2 T1 था, और यहाँ पे जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर हो जाएगा P3, वॉल्यूम हो जाएगा V3 और टेम्परेचर चेंज हो जाएगा T2। ओह वाओ, इजंट इट इंटरेस्टिंग? एडियाबैटिक प्रोसेस में किसने कहा है आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है? नहीं, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। यस, तो यहां से लेके मैं अब एडियाबैटिक प्रोसेस करने वाला हूं, और आप लोगों को पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में स्लोप जो होता है वो ज्यादा स्टीप होता है, स्लोप ज्यादा स्टीप होता है। तो यहां पर इस पॉइंट का प्रेशर हो जाएगा P3, वॉल्यूम हो जाएगा V3 और टेम्परेचर हो जाएगा T1 से हो जाएगा T2। टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जब तक मैं आगे ड्रॉ करता हूं एडियाबैटिक के सारे फॉर्मूलेज निकाल के रखो, बिकॉज वो हमको यूज होने वाले हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ली नहीं जाती है, हीट बाहर भी दी नहीं जाती है, हीट जितनी है
उतनी ही रहती है। तो यहां पर हीट का एक्सचेंज नहीं होगा बट वर्क डन हो रहा है। कितना अच्छा है ना, हीट आ नहीं रही है बट वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन हो रहा है विदाउट टेकिंग हीट, तो वर्क करने के लिए एनर्जी कहां से आई? इंटरनल एनर्जी। याद है आपको, इंटरनल एनर्जी यूज हो रही है, और वो इंटरनल एनर्जी यूज करने की वजह से उसका टेम्परेचर कम हो गया। तो टेम्परेचर कम हो गया, T2 T1 से कम है। तो T2 क्या है? लोअर टेम्परेचर है, जहां पर वो वर्किंग सब्सटेंस जा रहा है। T2 इज द लोवेस्ट टेम्परेचर, जिसको हम यूजुअली सराउंडिंग का टेम्परेचर भी कह सकते हैं। ओके बच्चों, तो इसको एक्सपांड कर दिया। अब वॉल्यूम देखो कितना हो गया, इसके अंदर ये सारा गैस है। हाँ दुनिया वालों, यस 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 यस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बताओ इन प्रोसेस, फ्रॉम प्रोसेस, इसको मैं थोड़ा सा, हाँ, सो इन प्रोसेस ये A to B हुआ, B to C। इन प्रोसेस B to C विच इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, विच इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर हीट का आना जाना मना है, बट वहां पे वर्क जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? वर्क डन फ्रॉम A B C, B to C। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है, यस एनीबॉडी? तो वो होता है NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गैमा। तो ये होता है वर्क डन का फॉर्मूला इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, डेल्टा T मतलब क्या? डेल्टा T मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज T2 माइनस T1। तो इसको मैं लिखूंगा NR T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गैमा। गैमा डिपेंड होता है टाइप ऑफ गैस पे, मोनोएटॉमिक गैस है या डायटोमिक गैस है, इस पे ये गैमा डिपेंड होने वाला है। ये मैंने ऑलरेडी पीछे के लेक्चर्स में बताया है आपको। ओके, इसको हम याद रखेंगे और आगे जाएंगे। और एक चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, फॉर्मूलाज निकाल के रखो। आप बताओ मुझे, एडियाबैटिक प्रोसेस में और एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम PV टू द पावर गैमा लिखते हैं, विच इज कांस्टेंट। और एक फॉर्मूला आपको कहीं तो लिखा होगा आपने, कहीं से तो आपको याद है कि ये फॉर्मूला, दैट इज ऑल्सो TV टू द पावर गैमा माइनस 1 इज कांस्टेंट, है ना? TV टू द पावर गैमा माइनस 1 इज कांस्टेंट। तो मैं लिखता हूं फाइनल क्या है? फाइनल टेम्परेचर T2, फाइनल वॉल्यूम V3 टू पावर गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर T1, इनिशियल वॉल्यूम V2 टू द पावर गैमा माइनस 1। ये कांस्टेंट है, ये आपको याद रखने वाला है, थोड़ी देर में हमको ये लगने वाला है। ओके, अब 2 एक्सपांशन हो गए। अब गैस एक्सपांड होता है तो उसको कंप्रेस भी करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है? उसको फिर से रिवर्स करना है हमको। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी ये इसको यहां से उसको कंप्रेस करेंगे इधर तक। सो लेट अस से उसको हमने कंप्रेस कर दिया है, ठीक है बच्चों? तो ये वॉल्यूम V3 था, तो यहां वॉल्यूम हो जाएगा ये V4, प्रेशर हो जाएगा P4, और टेम्परेचर अभी रहेगा T2, बिकॉज ये जो कंप्रेशन होगा, ये कंप्रेशन होगा दुनिया वालों, ये कंप्रेशन होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। मैं आपको एनिमेशन दिखा देता हूं। तो ये रहा उसका एनिमेशन, ध्यान से देखो यहां पर। तो फर्स्ट प्रोसेस हो गई आइसोथर्मल, दूसरी प्रोसेस हो गई एडियाबैटिक, फिर कंप्रेशन हो रहा है आइसोथर्मल, और फिर से फोर्थ कंप्रेशन होगा एडियाबैटिक। तो ये 4 टाइप के कंप्रेशंस है जो मैं यहाँ आपका ड्रॉ भी कर रहा हूँ, यहाँ उसके ग्राफ भी ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके फॉर्मूले में लिख रहा हूँ, और मैंने एक एनिमेशन भी किया है। तो इसको मैं रोक दूँ एनिमेशन को। ओके, सो एनिमेशन को मैंने रोक दिया और आगे बढ़ते हैं बच्चों। यस, सो फोर्थ जो प्रोसेस होगी, फोर्थ प्रोसेस दैट इज फ्रॉम दिस इज A B C then C to D, which is will be an isothermal process. आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में फिर से यही चीज यूज होगी, वर्क डन। तो अरे एक चीज तो हमने डिस्कस ही नहीं की, एडियाबैटिक प्रोसेस में ये एरिया है ना, ये एरिया वर्क डन देने वाला है। सो दिस इज द वर्क डन, राइट? अभी हम यहां से आइसोथर्मल कंप्रेशन करने वाले हैं। तो इसको हमने कंप्रेस किया, एक आइसोथर्म ड्रॉ किया, ये आइसोथर्म है। आपको पता है ना बच्चों कि PV ग्राफ का का जो कर्व होता है उसे हम आइसोथर्म कहते हैं, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ P3 V3 T2 था, अब यहाँ से लेके यहाँ तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे प्रेशर चेंज हो जाएगा P4, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा V4, बट टेम्परेचर उतना ही रहेगा T2 ओके।
और फाइनली हम उसको और एक बार एडियाबैटिक कंप्रेशन करके वापस ऊपर लेके जाएंगे। एडियाबैटिक कंप्रेशन फिर से ओरिजिनल स्टेट पे जहां पर प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 होने वाला है। तो कंप्रेशन करने के बाद हमें इतना वर्क डन मिलेगा। दिस इज द वर्क डन इन आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड दिस इज द वर्क डन इन फाइनल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो मैं एकदम यहां पे लिख लेता हूं और उसका जो बचा हुआ एरिया है ये वाला इसके अंदर का, दैट इज द नेट वर्क डन जो हमें बाद में लगने वाला है एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए। आपको पता है बच्चों, एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए आपको टोटल एरिया ऑफ द ग्राफ लगता है, पीवी ग्राफ का एरिया, वो हमें वर्क डन देता है। ओके, सो अभी मैं यहां लिखता हूं कि सीडी प्रोसेस में, सीडी ये है सी और ये है डी। CD प्रोसेस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन होता है, वर्क डन इन CD प्रोसेस इक्वल टू फिर से nRT, पर T कितना है T2, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना है V4, इनिशियल वॉल्यूम कितना है V3। ओके, तो ये हो गया वर्क डन इन आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब उसके बाद आखिरी जो प्रोसेस है दैट इज CD के बाद DA प्रोसेस विल बी अगेन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस में फिर से ये दो फॉर्मूले लिख सकते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन बिटवीन D to A विल बी, यस ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, NR डेल्टा T। यहां पर डेल्टा T क्या है, फाइनल टेम्परेचर T1 माइनस इनिशियल टेम्परेचर T2। तो फाइनल टेम्परेचर T1 माइनस इनिशियल टेम्परेचर T2 अपॉन 1 माइनस गैमा। अब क्योंकि यहां पर वर्किंग सब्सटेंस तो एक ही है तो गैमा चेंज नहीं होने वाला है, गैमा यहां पर और गैमा यहां पर सेम है। और प्लस ये फॉर्मूला जैसे यहां पर यूज किया था एडियाबैटिक के लिए, वैसे इस एडियाबैटिक प्रोसेस में भी आप कर सकते हो। तो वो आ जाएगा ऑल्सो फाइनल क्या है, फाइनल इज T1 V1 टू द पावर गैमा माइनस 1, T1 V1 टू द पावर गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू इनिशियल क्या है T2 V4 टू द पावर गैमा माइनस 1, V4 टू द पावर गैमा माइनस 1। तो आपके पास ये एक इक्वेशन आता है *1 और ये एक इक्वेशन आता है *2, दो इक्वेशन आ गए, है ना। तो आपको एक चीज करनी है मेरे लिए, और वो है, बताओ बच्चों, *1 और *2 और ये इसको *3 और *4 कहते हैं, क्या कैन आई से दिस फॉर्मूला इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस फॉर्मूला। अगर हम यहां से माइनस कॉमन लेते तो, अगर माइनस कॉमन यहां से लेते हैं, यहां से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये T2 उधर जाएगा, T1 इधर आएगा, बट एग्जैक्ट वैल्यू मैच हो जाएगी। ध्यान से देखो, और ये बोल सकते हो कि ये ऑब्वियसली यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आंसर आएगा, बिकॉज ये एक्सपांशन है, ये कॉम्प्रेशन है। और ऑलरेडी मैंने सिखाया है ये एक्सपांशन में वर्क डन पॉजिटिव होता है, कॉम्प्रेशन में वर्क डन नेगेटिव होता है। तो यहाँ याद रखने वाली बात ऐसी है कि कार्नोट इंजन में ये क्वेश्चन आ सकता है, वर्क डन इन एक्सपांशन इज इक्वल टू वर्क डन इन कॉम्प्रेशन इन एडियाबैटिक प्रोसेसेस। बट और एक चीज याद रखनी है कि इन आइसोथर्मल एक्सपांशन एंड आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन द वर्क डन इज नॉट सेम फॉर कार्नोट इंजन, बिकॉज ये देखो, एक्सपांशन का एरिया इतना सारा है, ये इतना बड़ा एरिया है, और कंप्रेशन का इतना सही है इसके नीचे। तो ऑब्वियसली एक्सपांशन, आइसोथर्मल एक्सपांशन का वर्क डन ज्यादा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन का वर्क डन कम है। तो नेट वर्क डन कितना होगा, देयरफॉर नेट वर्क डन विल बी, सबका एडिशन करना पड़ेगा। सबका एडिशन मतलब ये, इसको मैं बोलूंगा वर्क 1, इसको मैं बोलूंगा वर्क 2, इसको मैं बोलूंगा वर्क 3, और इसको मैं बोलूंगा, सॉरी ये वर्क 3 और इसको मैं बोलूंगा वर्क 4। अब मुझे बताओ, अगर मैं सबको ऐड कर देता हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मेरे पास इतनी जगह भी नहीं है, ये जल्दी लेक्चर खत्म करना है हमको। तो वर्क 1 प्लस वर्क 2 प्लस वर्क 3 प्लस वर्क 4, अब 2 और 4 तो सेम है और इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं सिर्फ इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू, यस, टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू NRT1 नेचुरल लॉगरिथम ऑफ V2 by V1 प्लस NRT2 यहां से नेचुरल लॉगरिथम ऑफ V4 by V3, इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन 1, सुपर इक्वेशन 1, ये है सुपर इक्वेशन 1। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मुझे बताओ, ध्यान से देखो और ध्यान से बताओ कि अगर मैं स्टार इक्वेशन 1 और स्टार इक्वेशन 2 को डिवाइड करता हूं, तो डोंट यू थिंक, अगर मैं प्रॉपरली डिवाइड करता हूं
इसको अगर मैं पहले उल्टा लिखता हूं, देखो फॉर एग्जाम्पल ये टर्म इधर से लिखता हूं, T2V4 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, ये इधर से लिखता हूं T1V1 टू द पावर गामा माइनस 1। अब ध्यान से देखो, बताओ इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मैं डिवाइड करता हूं, तो फ्रॉम स्टार इक्वेशन 1 एंड स्टार इक्वेशन 2, फ्रॉम स्टार इक्वेशन 1 एंड स्टार इक्वेशन 2, अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं तो यहां का T2 और यहां का T2 कट हो जाएगा, यहां का T1 और यहां का T1 कट हो जाएगा, और क्या बचेगा V3/V4 इज इक्वल टू V2/V1, तो वो हो जाएगा V3/V4 इज इक्वल टू V2/V1। अब आप बोलोगे सर दोनों तरफ पावर है, पावर का क्या किया? तो दोनों तरफ पावर क्या है? दोनों तरफ का पावर गामा माइनस 1 गामा माइनस 1 गामा माइनस 1 गामा माइनस 1, और आपको पता है जब दोनों साइड में सेम पावर होते हैं तो हम उसका इनवर्स पावर लेके उसको कैंसिल कर सकते हैं, तो वो मैंने कैंसिल कर लिया। आप इतने होशियार, तो यहां तक लेक्चर देख रहे हो मतलब आप बहुत क्यूरियस हो, आप बहुत इंटरेस्टेड हो, और प्लीज एक कमेंट कर देना कि सर हमने यहां तक लेक्चर देखा है, मतलब मुझे खुशी मिलेगी कि बहुत सारे बच्चे यहां तक लेक्चर देख रहे हैं, मेरे एफर्ट्स वेस्ट नहीं जा रहे। ओके, तो अब मुझे बताओ, हाँ, तो V3/V4 इज इक्वल टू V2, इसको याद रखना है, इसको, ये है अल्टीमेट इक्वेशन नंबर 2। और एक चीज, तो हमको क्या करना है फाइनली, हमको फाइंड करनी है एफिशिएंसी, हमको फाइंड करनी है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल क्या है, ये फाइंड करना है, कार्नोट साइकिल। क्योंकि कोई भी चीज हम क्यों करते हैं, तो कोई भी चीज हम इसलिए करते हैं बिकॉज हमको उस चीज की एफिशिएंसी चाहिए होती। मुझे बस एक बार टाइम देखने दो बिकॉज मेरी एक मीटिंग फिक्स है। ओके, तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल हमको फाइंड करनी है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? तो वो फाइंड करने के लिए हमको एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डन अपॉन टोटल हीट इनपुट। टोटल वर्क डन अपॉन टोटल हीट इनपुट। बाहर कितनी हीट गई उससे हमको कुछ लेना देना नहीं, हमको ये देखना है कि इनपुट कितनी हीट आई और हमने टोटल कितना वर्क डन किया। तो कितनी हीट आई, तो हमने जो हीट ली थी वो इस प्रोसेस में ली थी, एक्सपांशन के प्रोसेस में। कंप्रेशन में तो हीट बाहर जाती है, तो यहां से तो हीट बाहर गई थी Q2, तो मैंने वो शायद यहां नहीं लिखा है। ओके, तो यहां से ना बच्चों, जब मैं कंप्रेस कर रहा था, आइसोथर्मल कंप्रेशन कर रहा था, तो जब मैं गैस को कंप्रेस करता हूं ना बच्चों, तो वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हीट को बाहर निकालना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे कोल्ड सिंक लगाया है, जैसे हमने यहाँ पे हॉट सिंक लगाया था वैसे हमने यहाँ पे कोल्ड सिंक लगाया है। और एग्जाम्पल, हमारे गाड़ी में से हीट कहाँ जाती है? एटमॉस्फेयर में जाती है, सराउंडिंग में जाती है, उसको हम कोल्ड रिजर्वायर लेंगे। ओके बच्चों, तो यहां से हीट बाहर गई थी, तो ये वो प्रोसेस है, यहां से हीट बाहर गई थी। ओके, और यहां से हीट अंदर आई है। ओके, तो हमको कितनी हीट अंदर आई है बस उतना ही चाहिए। तो कितनी हीट अंदर आई है तो वो देखेंगे हम यहाँ पे। तो टोटल वर्क डन कितना है? तो टोटल वर्क डन इज दिस, दैट इज nRT1 नेचुरल लॉगरिथम ऑफ V2/V1 प्लस nRT2 नेचुरल लॉगरिथम ऑफ V4/V3 डिवाइडेड बाय टोटल हीट इनपुट। और टोटल हीट इनपुट मैंने यहां पे फाइंड करके रखा हुआ है, टोटल हीट इनपुट इज दिस। यहां देखा आपने, तो उसको मैं डिवाइड कर दूंगा यहां पर, तो वो आ जाएगा, कितना है वो? nRT1 नेचुरल लॉगरिथम ऑफ V2/V1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, इसके लिए मुझे थोड़ा रब करना पड़ेगा। आपको यहां पे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेक्चर को, वीडियो को थोड़ा सा पीछे पॉज करके। ओके, तो अभी हम लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, तो यहां पर एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाएगा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, एक चीज आपको याद रखनी है, अगर मैं इसको उल्टा करता हूं, ठीक है, V4/V3 को अगर मैं V3/V4 करता हूं तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, बिकॉज लॉग की प्रॉपर्टी है, अगर तुम रेसिप्रोकल करते हो अंदर तो बाहर साइन चेंज हो जाती है, बाहर की साइन क्या है? प्लस। तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं, nRT1 नेचुरल लॉगरिथम ऑफ V2/V1 प्लस का कर दिया माइनस, और इसको उल्टा कर दिया, nRT2 नेचुरल लॉगरिथम ऑफ V3/V4। ओके, अपॉन ये, दैट इज nRT1 नेचुरल लॉगरिथम ऑफ V2/V1।
अब यहां से आपके कुछ तो होश उड़ाने की बातें मुझे करनी है, और वो है कहाँ गया एक, हाँ, V3 अपॉन V4 इज V2 अपॉन V1। देखो हमें ऑलरेडी फाइंड करके रखा हुआ है, V3 अपॉन V4 इज V2 अपॉन V1। तो V3 अपॉन V4 इज V2 अपॉन V1, और V2 अपॉन V1 मतलब ये और ये टर्म सेम है, और अगर ये दो टर्म सेम है और ये भी टर्म इसके बराबर है तो इन दोनों को कॉमन लेके मैं इसके साथ कट कर सकता हूँ। इन दोनों को कॉमन लो बिकॉज वो सेम है, कॉमन ले लो बाहर और इसके साथ कट कर दो। सिमिलरली एन आर कॉमन निकल सकता है और इसके साथ कट हो सकता है। तो फाइनली एफिशिएंसी का फॉर्मूला बचता है यस T1 माइनस T2 अपॉन T1। सो दिस इज द ब्यूटीफुल फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। और एक चीज मरते दम तक याद रखो, दुनिया का कोई भी इंजन इससे ज्यादा एफिशिएंसी नहीं दे सकता अगर वो T1 और T2 ये दो टेम्परेचर रेंज के बीच में काम कर रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज एक चीज आपने नोटिस नहीं की कि यहां पर ये वर्किंग मटेरियल जो हम गैस कंसिडर कर रहे हैं, जब वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा था यहां पर, तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस थी। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब वो हीट लेके खुद की इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ा रहा है, वो पूरी की पूरी हीट वो वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, ये एक आइडियलाइज सिस्टम है। आइडियलाइज यूजुअली क्या होता है कि मुझे अगर कुछ काम करना है और मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो वो पैसे जो मुझे मिल रहे हैं उसमें से थोड़े थोड़े पैसे मैं खुद के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पर जो भी हीट ले रहे हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे और मैक्सिमम टेम्परेचर पे ले रहे हैं, मतलब उससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना है। तो वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है जब वो हीट ले रहा है, मतलब ज्यादा कन्वर्जन वर्क में हो रहा है। इसीलिए कार्नोट साइकिल ये मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है और दूसरा कोई इंजन इससे ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता। तो इसी के साथ मुझे लगता है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कुछ भी कमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पोस्ट करो। इसके न्यूमेरिकल्स मैं शायद अगले लेक्चर में लूँगा। और एक चीज़, आपको अगर सारे वीडियोस देखने हैं तो फिजिक्स फोरम का ऐप डाउनलोड करो और उसमें मेन्यू में जाके स्टडी मटेरियल में सारे वीडियोस आप देख सकते हो। मेन्यू सेक्शन में जाके सारे वीडियोस वहाँ पर स्टडी मटेरियल में लेफ्ट साइड में जाके मेन्यू होता है, वहाँ जाके सारे वीडियोस देख सकते हो। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। एंड दिस वॉज कार्नोट साइकिल फॉर यू। आई एम अभिजीत पेशकर फ्रॉम फिजिक्स फोरम। टेक केयर, बाय।